नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने थर्ड लेक्चर है, लेक्चर थर्ड है फिजिक्स का। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उस पर अपन ने चार्ज के बारे में देखा कि चार्ज जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से चार्ज होते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, कैसे एक अनावेशित बॉडी को आवेशित किया जा सकता है। फिर लेक्चर 2 में अपन ने देखा कूलॉम का नियम है जो कैसे काम करता है, वो स्केलर के रूप में अपन ने देखा। थर्ड लेक्चर अपना ये है आज, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कि जो कूलॉम का नियम है उसकी वेक्टर फॉर्म कैसी होगी, ये अपने आज देखेंगे। स्केलर तो अपने देख चुके कि कूलॉम का नियम क्या था, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। इंटरेक्शन का मतलब या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। फिर अपन ने देखा कूलॉम का नियम, उसने क्या करा, इस आकर्षण और प्रतिकर्षण को बता दिया कि कितना आकर्षण लगेगा और कितना प्रतिकर्षण लगेगा। तो और वेक्टर फॉर्म क्या बताएगी कि जो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण में कितना लगेगा वो तो बताएगा ही बताएगा, किस दिशा में लगेगा, किस दिशा में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा और कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अपने पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या है कूलॉम्स लॉ की, कि कूलॉम्स लॉ तो मेरे को पता था इंटरेक्शन ऑफ चार्ज है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज जो है क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगे, जो चार्ज है समान है तो प्रतिकर्षण करेंगे, विपरीत आवेश है तो आकर्षण करेंगे। फिर कूलॉम ने क्या बताया कि वो आकर्षण और प्रतिकर्षण कितने फोर्स के साथ करेंगे, और वेक्टर फॉर्म ये बताएगा कि वो आकर्षण और प्रतिकर्षण कितने फोर्स के साथ करेंगे और किस डायरेक्शन में करेंगे। तो डायरेक्शन की बात जब साथ में कर लेते हैं तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है, वेक्टर फॉर्म हो जाती है। तो अब अपने देखेंगे कि जो कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है वो क्या है। अब अपने यहां देखें, ये इसको हटा रहा हूं मैं एक बार। अपने यहाँ देखें कि यहाँ प्लस Q चार्ज था और यहाँ प्लस Q2 चार्ज मैंने माना। इनको मिलाने वाली जो है लाइन की डिस्टेंस कितनी है, R थी, अपन ने देखा। फिर कूलॉम के नियम में मैंने देखा कि जो K है वो किसके समानुपाती था, फोर्स है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। तो इसका मतलब ये था कि दोनों आवेश, जो दो आवेश हैं उन आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती था फोर्स, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था फोर्स। ये चीज़ देखी। तीसरी चीज़ मैंने और देखी थी उसमें कि जो ये फोर्स लगेगा वो इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। तो अब मैं मानूं Q2 पे फोर्स लगेगा Q1 के कारण, तो समान चार्ज है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्यों, इस रेखा के अनुदिश ही फोर्स लगेगा। और Q2 है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसका फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ। तो 1 पे फोर्स लगा 2 के कारण, तो उसको मैंने लिख दिया 1 2, 1 पे फोर्स 2 के कारण, और यहाँ 2 पे फोर्स लगा 1 के कारण, तो मैंने इसको लिख दिया F21। मतलब इस दिशा में जो फोर्स लगेगा वो F21 होगा, इस दिशा में जो फोर्स लगेगा वो F12 होगा। तो अब अगर मेरे को देखूं मैं कि मैं यहाँ फोर्स की बात करूं F21 की, अगर मैं बात करूं F21 की, तो मैं यहाँ से चलूँगा और इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स तो इसके कारण लग रहा है ना, इस पे फोर्स लग रहा है, इसके कारण लग रहा है। तो मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक कि अगर मैं डिस्टेंस लेके चलूँ तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन का, अंतिम माइनस प्रारंभिक।
तो ये यहाँ से चला और वहाँ गया, तो अंतिम क्या हुआ R2। Q2 चार्ज है तो यहाँ मैंने R2 लिखा अंतिम, और प्रारंभिक कितना हुआ R1। वेक्टर में लिखूँ तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। दोबारा से देख लो, चार्ज यहाँ से वहाँ गया, यहाँ फोर्स लगा, प्रतिकर्षण बल हुआ, विस्थापन हुआ। विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वैल्यू माइनस है प्रारंभिक वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसका, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। तो फाइनल वैल्यू कौन सी है, पहुंचा कहाँ, इधर Q2 के पास, चला कहाँ से, Q1 के पास से। तो यहाँ क्या हुआ, अगर मैं F21 की डायरेक्शन लूँगा तो डिस्टेंस क्या लूँगा मैं यहाँ, R2 माइनस R1। अगर डायरेक्शन मैं Q2 से Q1 या F12 की डायरेक्शन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा R1 माइनस R2। क्यों, क्योंकि यहाँ से चलेगा तो प्रारंभिक वैल्यू ये, यहाँ पे पहुँचेगा तो अंतिम वैल्यू ये, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या हो जाएगा अपना, इन दोनों के बीच की वेक्टर डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब इस R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस वेक्टर R2 की स्क्वायर। ये था स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि के तौर पे था। इसको मैंने किस में बदला, इसको मैंने किस में बदला, वेक्टर में। जब भी स्केलर को वेक्टर में बदलते हैं तो इधर क्या है, एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। इधर क्या लगा देते हैं, एक यूनिट वेक्टर, और कैप से उसको प्रदर्शित करते हैं। 11th की जो वेक्टर पढ़ी है उसमें आपने देखा होगा। और जब कैप को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की स्क्वायर इंटू क्या करेंगे अपने, एक बार जब भी किसी की यूनिट वेक्टर ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक बार तो उसको वैसे का वैसे रखेंगे, तो R1 माइनस R2 के वेक्टर, और अपॉन में उनका मोड कर देंगे R1 माइनस R2 का मोड। ठीक है जी। अब F की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, K Q1 Q2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बटे में R1 माइनस R2 की क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, R1 माइनस R2 किसके लिए है, F12 के लिए। तो यहाँ वेक्टर F12 लिखेंगे, यहाँ भी वेक्टर F12 लिखेंगे। 1 पे फोर्स किसके कारण, 2 के कारण। तो उतारो इसको, दोबारा से देखना चाहें अपने क्या कर रहे हैं। कूलाम के नियम ने बताया है कि जो दो चार्ज हैं उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो कितना लगेगा, वो किसने बताया, कूलाम्स लॉ ने। अब वो किस डायरेक्शन में लगेगा उसकी बात करिए अपन ने, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो मैंने देखा कि Q1 Q2 दो चार्ज थे, बीच में मिलाने वाली रेखा इनको R है, तो फोर्स भी इनके अनुदिश ही लगेंगे, क्योंकि ये कूलाम का नियम कहता है। तो जब अनुदिश लगेंगे तो मैंने F21 निकाला। F21 क्या है, 2 पे फोर्स 1 के कारण। तो 2 पे फोर्स 1 के कारण है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ फोर्स, R1 से। Q1 को मैंने मान लिया यहाँ डिस्टेंस R1 से, और ख़त्म कहाँ हुआ, R2 पे। Q2 है इसलिए R2 माना। तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू, तो R2 माइनस R1। और F12 का वैसे ही करा, तो यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, तो अंतिम वैल्यू क्या थी यहाँ, Q1, तो R1 माइनस R2। अब मैंने ये वैल्यू थी मेरी स्केलर की, मैंने इसको वेक्टर में चेंज करा, तो वेक्टर में क्या होता है, इसको तो R की जगह तो क्या हो गया, अब ये 1 2 के लिए R1 माइनस R2। अब इसी का ही क्या है, यूनिट वेक्टर यहाँ रख देते हैं स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। और जब यूनिट वेक्टर को सोल्व करते हैं तो एक बार तो वेक्टर है जैसा का जैसा ऊपर आ जाता है, और बटे में उसका जो है मोड आ जाता है। तो मैंने देखा स्क्वायर यहाँ था और एक पावर यहाँ हुई, तो ये क्यूब हो गया। तो F12 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वेक्टर फॉर्म देखूँ मैं, तो वेक्टर फॉर्म में मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो F12 की ये मिलेगी। अब ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे अपने किसकी, F21 की। अब F21 की बात करूं मैं, तो वही K Q1 Q2। अब R कितना हो जाएगा, F21 कहाँ है, ये रहा, इसके लिए R कितना है, R2 माइनस है, बस यही चेंज होगा पिछले में से।
R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो F21 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर। यूनिट वेक्टर को सोल्व करेंगे तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटे में R2 माइनस R1 वेक्टर। फिर और सोल्व करना चाहिए अगर इसको अपने, K Q1 Q2 ये क्यूब हो जाएगा, इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये वेक्टर जो है फॉर्म होगी किसकी, कूलाम के नियम की। तो सेम वही चीज़ थी, बस जो है डायरेक्शन मैंने अब काउंट कर ली, डायरेक्शन काउंट करी तो ये जो डिस्टेंस है, पहले के लिए इनिशियल ये रही, फाइनल ये रही, दूसरे के लिए इनिशियल ये रही और फाइनल ये रही। तो ये आपका जो है कूलाम के नियम का जो क्या है, सदिश निरूपण है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, हम अपने देखते हैं जो K था, कूलाम्स बल जो था, इलेक्ट्रिक फोर्स जो था वो किसके बराबर था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अगर इसको कंपेयर करूं मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वो किसके बराबर था, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ समानता है या असमानता है, उसके बारे में अपने देखें। यह बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि कई बार इससे पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलाम बल में और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है, समानता क्या है और असमानता क्या है। तो पहले बात करते हैं अपने समानता की। तो इसमें समानता क्या है कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम कर रहा है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम कर रहा है। तो पहला इनवर्स स्क्वायर नियम पर कार्य करता है, नियम पर कार्य करता है। अब देख लो कि एफ ई बराबर क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एफ जी बराबर भी क्या है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो समानता इसकी यही हुई कि 1 अपॉन R स्क्वायर इसमें भी है, 1 अपॉन R स्क्वायर जो है उसमें भी है, किसमें, ग्रेविटेशनल में। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करता है। कौन, चाहे विद्युत बल हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करते हैं। और दूसरी जो समानता है वो क्या है कि ये दोनों ही बल जो है वो आवेशों को या कोई दो चीज़ों को जो एडजॉइनिंग लाइन है, एडजॉइनिंग लाइन है, या आवेश हटा दें क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं, एडजॉइनिंग लाइन के सापेक्ष ही ये बल जो है कार्य करते हैं, सापेक्ष कार्य करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये भी Q1 Q2 इनको मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष इनका जो अनुदिशी जो है वो, या सापेक्ष या अनुदिश आप कह सकते हैं, अनुदिश ये फोर्स काम करेगा। और ये भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये फोर्स जो है काम करेगा। तो दो समानता थी कूलाम्स लॉ में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। कूलाम्स के जो कूलाम फोर्स है जो, या इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में कि एक तो इनवर्स लॉ पे काम करता है और एक एडजॉइनिंग लाइन के जो है अनुदिश जो है वो फोर्स कार्य करता है, अनुदिश फोर्स
कार्य करता है। ठीक है। अब अगर अपने असमानता की बात करें, अब अपने बात करें कि असमानता क्या है इनके बीच में, तो मैं देखूं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसमें क्या है, आकर्षण बल भी लगेगा, उसमें आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। किसमें? इलेक्ट्रिक फोर्स है तो समान चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण भी लगेगा, विपरीत चार्ज होंगे तो आकर्षण बल भी लगेगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें सिर्फ आकर्षण बल ही लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई वस्तु आएगी तो वो सिर्फ आकर्षण का ही अनुभव करेगी, प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं करेगी। तो पहली असमानता ये हुई दोनों की कि इलेक्ट्रिक फोर्स है जो विद्युत बल है उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ आकर्षण बल है। दूसरी बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स में K की वैल्यू माध्यम के परिवर्तन के साथ चेंज होती है, के साथ चेंज होती है। K की वैल्यू जो है वो माध्यम के साथ चेंज होती है। इस नियतांक की वैल्यू एयर में अलग होती है, मेटल में अलग होती है, पानी में अलग होती है, सब जगह इसकी वैल्यू अलग है, लेकिन इस G की वैल्यू हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। तो अपन ने आज देखा कि जो है कूलाम के नियम की वेक्टर जो रूप है वो क्या है, साथ में फिर देखा कूलाम जो बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसमें कुछ समानता है क्या? तो मैंने समानता दो पाई, क्या कि एक तो जो है ये दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे जो है प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे जो है ये वर्क करते हैं कि इसमें भी बटे में आर स्क्वायर है, इसमें भी बटे में आर स्क्वायर है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का रूल जो है वो ये फॉलो करते हैं। दूसरा मैंने ये देखा था कि इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसी के अनुदिश जो ये बल कार्य करता है। तो ये तो दो समानता थी। अब असमानता की बात करें तो मैंने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स है तो समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश आकर्षित करेंगे, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों है विद्युत बल में। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है? सिर्फ आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अगर कोई वस्तु आएगी तो वो सिर्फ आकर्षित होगी। दूसरा मैंने देखा कि इसका जो नियतांक K था इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम के चेंज होने के साथ K की वैल्यू चेंज होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में G की वैल्यू है जो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।